Okay, so before we go ahead to the next topic, we will have to very quickly revise little bit of what we have learned in the last session, क्योंकि उसके बिना फिर आगे का कनेक्ट नहीं होगा. तो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद मास डिफेक्ट एंड द आइडिया ऑफ मास डिफेक्ट. इट इज जस्ट अ रिविजन. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया था. द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू कि अगर मेरे पास एक बैग है, तो बैग में अगर लेटर से 2 रेड कलर के बॉल्स है ऑफ मास 5 kg 5 kg, और उस बैग में अगर 3 ब्लू कलर के बॉल्स है ऑफ मास 10 kg, और बैग का खुद का मास नहीं है, तो टोटल एक्सपेक्टेड मास ऑफ द बैग इज 5 + 5 10 कमिंग फ्रॉम रेड कलर बॉल्स, एंड 10 + 10 + 10 30 कमिंग फ्रॉम ब्लू कलर बॉल. तो उस बैग का टोटल मास क्या मिलना चाहिए आपको? 40, राइट. अब ये एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ, थोड़ा कनेक्ट करने में इजी जाता है. अभी बैग मतलब न्यूक्लियस, रेड कलर के बॉल मतलब प्रोटॉन, और जो ब्लू कलर के बॉल मतलब वो कौन है? न्यूट्रॉन है. तो सिमिलरली जो एक्सपेक्टेड मास था किसका? न्यूक्लियस का. इट इज Z, वेयर Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको तुम एटॉमिक नंबर बोलते हो, इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन. तो टोटल मास कमिंग फ्रॉम प्रोटॉन इज ZMP. सिमिलरली मास कमिंग फ्रॉम न्यूट्रॉन इज NMN. तो एक्सपेक्टेड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ZMP + NMN. ये एक्सपेक्टेड मास है. लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड व्हेन वी मेजर द मास ऑफ अ न्यूक्लियस, हमको हर बार मास ऑफ न्यूक्लियस ये एक्सपेक्टेड मास से कम ही मिलता है. सो द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड मास एंड द मेजर्ड मास इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, राइट. So we know that a nucleus has Z number of protons and N number of neutrons. Therefore, expected mass of nucleus must be ZMP + NMN, where Z is atomic number, MP is mass of proton, Mn is mass of neutron, and N is number of neutrons. But experimentally it is found that the measured mass of the nucleus is less than the mass of the constituents. So basically जो difference आ रहा है between the measured mass and the expected mass is known as mass defect. तो ZMP + NMN ये एक्सपेक्टेड मास है माइनस द मेजर्ड मास, तो इसको बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट. अब तो क्वेश्चन इज, ये जो मिसिंग मास है वो गया कहाँ पे? तो एज आई टोल्ड यू कि नॉर्मली प्रोटॉन्स दे रिपेल ईच अदर. लेकिन अगर मुझे बहुत सारे प्रोटॉन्स को एक छोटे से रीजन में लाना है, तो वर्क हैज़ टू बी डन. जब मैं प्रोटॉन्स को लाऊंगा तो वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्सेस. पहला प्रोटॉन लाए तो नो वर्क डन, लेकिन जब दूसरा प्रोटॉन ला रहे हो तो पहला प्रोटॉन उसको रिपेल करेगा, और तुमको प्रोटॉन को ला के न्यूक्लियस के अंदर रखना है. मतलब यू हैव टू मूव दीज 2 प्रोटॉन्स एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. तो जब आप न्यूक्लियॉन्स को साथ में लाते हो तो वर्क इज डन. अभी वे वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो एनर्जी कहीं से तो आएगा. तो ये जो एनर्जी है ये मास का ही कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है according to Einstein's mass energy relation. So remember, mass and energy are not two different things, they are the same thing. मतलब energy and mass ये एक दूसरे के फॉर्म्स ही है. energy can be converted to mass, mass can be converted to energy. तो ये जो मिसिंग मास है जिसको तुम मास इफेक्ट बोल रहे हो, वो कहाँ गया? वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज हुआ टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस. उसको बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, राइट. The amount of energy required to bind the nucleus inside the nucleus is known as binding energy. और मैंने आपको ये भी बताया था, जितना एनर्जी न्यूक्लियस को मतलब बनाने में लगेगा, न्यूक्लियस को बाइंड करने में लगेगा, उतना एनर्जी न्यूक्लियस को तोड़ने में भी लगता है. तो अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो डिफाइन एज अ बाइंडिंग एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस और टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स, राइट. एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स मतलब ब्रेक द न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. गुड. और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन E = mc², सिर्फ यहाँ पे E मतलब एनर्जी, मतलब कौन सा एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी = m की जगह पे क्या लिखोगे? ΔM, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आ रहा है? मास डिफेक्ट से. तो Δmc². और ΔM का फॉर्मूला क्या था? ZMP + NMN - m × c². ये किस में है? जूल में. और अगर आपको EV में चाहिए, MEV में चाहिए, तो c² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद और EV में कन्वर्ट करने के बाद तो c² गायब कर देना, डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करोगे? 931. तो मास डिफेक्ट को डायरेक्टली 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किसमें आएगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, MEV में. गुड. इसके बाद हमने देखा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ. अब ऐसा है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ. अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इमेजिन उसमें फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूक्लियॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स 10 न्यूट्रॉन्स.
और उस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी फॉर एग्जांपल लेट अस से इट इज फॉर एग्जांपल 100 MeV। तो 100 MeV इज द टोटल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, और लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूक्लियॉन्स है। तो ये 100 MeV किसके पास है, न्यूक्लियॉन्स के पास है। कितने न्यूक्लियॉन्स थे, 20। तो एवरेज हर एक के पास कितना हुआ, 5। तुमने क्या किया, टोटल बाइंडिंग एनर्जी किससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, इसको बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये था कि अगर मुझे न्यूक्लियस को ब्रेक करके सारे न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना है तो जितना भी एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलोगे, बाइंडिंग एनर्जी। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स। मुझे अगर न्यूक्लियस को ब्रेक करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक न्यूक्लियॉन बाहर निकालना है, एक, तो हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो रिमेंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन is defined as the average energy required to remove one nucleon from the nucleus, or this quantity allows us to compare the relative strength with which nucleons are bound in a nucleus। तो कितने स्ट्रेंथ से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स बाउंड है वो हमको इस क्वांटिटी समझ में आता है। जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा होगा उतना ही वो न्यूक्लियस स्टेबल है। तो हायर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियस, more stable. So nuclei with higher binding energy per nucleon are more stable than the nuclei with lower binding energy। तो एक कर्व प्लॉट अगर करते हैं हम लोग, तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, किसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो इफ यू सी फॉर लोअर एलिमेंट्स मतलब लाइटर एलिमेंट्स, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इट इज वेरी स्मॉल, लेकिन जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ रहा है। एंड इफ यू लुक 30 से लेके मतलब 50 से थोड़ा कम और 120 100 से थोड़ा ऊपर, तो ये जो 30 से 120 मास नंबर वाले एलिमेंट्स है ना, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट फ्लैट है। इसका मतलब ये होता है कि 30 से लेके 120 मास नंबर, मैं एटॉमिक नंबर नहीं बोल रहा हूँ, मास नंबर, इसका मतलब ये एलिमेंट्स स्टेबल है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो ये इसको स्टेबिलिटी रीजन भी बोलते हैं। तो स्टेबिलिटी रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, 30 से लेके 120 मास नंबर, राइट, विच ऑल्सो मीन्स कि जो लाइटर एलिमेंट्स है उनको भी स्टेबल होना है तो लाइटर एलिमेंट्स को अपना मास नंबर बढ़ा के 30 से ऊपर करना पड़ेगा, और जो हेवी एलिमेंट्स है जिसका 120 से ज़्यादा मास नंबर है उसको स्टेबिलिटी के लिए अपना मास नंबर कम करना पड़ेगा, ये याद रखना, अब आगे काम में आएगा वो। So remember, it is seen that binding energy per nucleon for elements with A between 30 and 120 is almost same and shows a flat curve. Good. Binding energy per nucleon for iron is maximum. कितना है 8.75। इसके लिए तो iron is the most stable and is the most abundant element also. Good. Then, so therefore it is the most stable. Lighter elements जिसका मास नंबर A से क्या है, कम है, उनको स्टेबिलिटी रीजन में आना है तो उनको मास नंबर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियाई मर्ज हो जाते हैं जिसको बोलते हो फ्यूजन, क्या बोलते हो। और ये नॉर्मल हम लोग लिटरल लाइफ में भी यूज करते हैं ना, दो शरबत को मिक्स कर दिए, क्या पी रहे हो, फ्यूजन पी रहे हैं, है ना, फ्यूजन। आजकल तो चाय को भी फ्यूजन नाम से सेल करते हैं, फ्यूजन टी, बिकॉज मिक्सिंग 2 डिफरेंट फ्लेवर्स। 2 गाने मिक्स कर रहे तो क्या बन गया, फ्यूजन, जिसको आजकल मैशअप का नाम भी देते हैं। एनीवेज doesn't matter, but it is a fusion mixture of 2 songs। So similarly छोटे छोटे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज, क्योंकि उनको हेवी बनना है बिकॉज दे वांट टू एंटर इनटू स्टेबिलिटी रीजन। और जो हेवी एलिमेंट्स है A greater than 120, उनको अगर स्टेबिलिटी रीजन में आना है तो उनका क्या होगा, डीके। सिर्फ डीके नहीं होता, और एक रिएक्शन भी है जिसको तुम फिजन रिएक्शन बोलते हो, वो सीखेंगे आज, टाइम रहा तो आज या तो कल। तो ये याद रखना, क्योंकि देखो अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, तुमको अगर यही नहीं पता होगा कि कौन से एलिमेंट का डीके होने वाला है तो तुमको रेडियो एक्टिविटी समझेगा ही नहीं। तो जो हेवी एलिमेंट्स है जिसका मास नंबर 120 से बड़ा है उसका क्या होगा, डीके, राइट। क्यों डीके, क्योंकि दे विल बेसिकली इमिट सर्टन पार्टिकल्स और अपना मास कम करके वो कहाँ एंटर करेंगे, स्टेबिलिटी रीजन में। रिमेंबर दिस, याद रखना, ये सब चीज़ें याद रखना। अब फ्यूजन किसका होगा, लाइटर एलिमेंट्स का, क्योंकि उनको मास नंबर क्या करना है, बढ़ाना है।
डीके किसका होगा? हेवियर का। और फिजन किसका होगा? हेवियर का। फिजन और रेडियोएक्टिव डीके में डिफरेंस मैंने बताया था, याद है क्या आपको? मैंने बताया था फिजन में लाइट हेवियर एलिमेंट के दो टुकड़े होते हैं, रेडियोएक्टिव डीके में भी दो टुकड़े होते हैं। तो डिफरेंस क्या है? फिजन में जो दो टुकड़े होते हैं उनका मास इज मोर और लेस सेम। फॉर एग्जाम्पल 230 मास नंबर का न्यूक्लिया है, उसके दो पीसेस हो गए, तो एक बन गया लेटर से 100 का, एक बन गया 130 का, मोर और लेस सेम। रेडियोएक्टिव डीके में जो हैवी न्यूक्लियाई है वो छोटे छोटे पार्टिकल इमिट करता है, मतलब एक प्रोडक्ट बड़ा है मास में और एक प्रोडक्ट छोटा है। और ये प्रोडक्ट जानबूझ के मैंने वर्ड यूज किया क्योंकि अभी प्रोडक्ट ये वर्ड आगे यूज करना पड़ेगा मेरे को। बट तो हेवियर एलिमेंट विद Z ग्रेटर देन 82, ये Z है। Z मतलब कौन है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जिसका 82 से बड़ा है उसका मास नंबर 120 से बड़ा होता है, ऑलमोस्ट। लाइक यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा आर अनस्टेबल एंड emit highly penetrating and invisible radiation. So there are certain elements with atomic number greater than 82 like uranium, thorium, they are unstable और वो क्या करते हैं? They emit highly penetrating and invisible radiation. क्यों? Because they want to enter into which region? Stability region. मतलब उनको अपना मास नंबर 120 से क्या करना है? कम करना है। तो कैसे करेंगे? हम भी क्या करते हैं? हमको मास कम करने में क्या करते हैं हम लोग? वेट लॉस। उन्होंने भी वेट लॉस कर दिया। वेट लॉस, वो वेट लॉस कर रहा है। कौन वेट लॉस कर रहा है? हेवी एलिमेंट। कैसे? बाय थ्रोइंग आउट सम पार्टिकल्स। तो कौन से टाइप के पार्टिकल्स होते देखते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? रेडियो एक्टिविटी। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम a nucleus from an unstable nuclei, spontaneous मतलब on its own. So the spontaneous emission of highly penetrating and invisible radiation from an unstable nuclei is known as radioactivity. क्या बोलते हैं उसको? रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी पहले डिफाइन तो कर दिया आपने। अब ये जो रेडियोएक्टिविटी है, रेडियोएक्टिविटी में अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या इमिट कर रहा है? छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो कौन से पार्टिकल इमिट करता है? तो 3 टाइप के डीके होते हैं। जिस 3 टाइप के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीके। नंबर 1 इज अल्फा डीके। अल्फा डीके में अनस्टेबल न्यूक्लियाई से हीलियम का न्यूक्लियस इमिट होता है। व्हाट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम? 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। नंबर 2 बीटा डीके। बीटा डीके में 2 टाइप के डीके है, एक है बीटा प्लस और एक है बीटा माइनस। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन। देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो नहीं सकता, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस जरूर हो सकता है, और जैसे प्रोड्यूस हुआ इट इज थ्रोन आउट इलेक्ट्रॉन। या फिर पॉजिट्रॉन। व्हाट इज पॉजिट्रॉन? ट्विन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट चार्ज ऑफ प्रोटॉन। रिमेंबर प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में डिफरेंस है। प्रोटॉन का मास इट इज 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज सेम। पॉजिट्रॉन के पास मास इलेक्ट्रॉन का है और चार्ज प्रोटॉन का है, तो दे आर नॉट सेम। तो पॉजिट्रॉन इज ट्विन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा है गामा डीके। क्या है? गामा डीके। गामा इज जस्ट रेडिएशन, फोटोन, गामा फोटोन। तो 3 टाइप के डीके होते हैं, और डीके कौन से केस में कौन सा डीके होगा वो तो सीखना है आगे। कब यू विल हैव अल्फा डीके, कब यू विल हैव बीटा डीके, कब यू विल हैव गामा डीके, वो देखेंगे हम लोग। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले अल्फा डीके से। तो लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे आके स्टॉप कर दिया था। अब इसके आगे सबसे पहले बिफोर वी स्टडी इन डिटेल कब अल्फा डीके होगा, कब बीटा होगा, कब गामा होगा, हमको पहले अल्फा डीके के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। और अल्फा डीके जो न्यूक्लियस का होता है उसका मास नंबर कितने से कम होगा, उसका एटॉमिक नंबर कितने से कम होगा, इसका पेनिट्रेशन पावर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन पावर, एक मटेरियल के अंदर कितने डेप्थ तक वो जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नंबर 1 दीज आर हीलियम एटम्स विद बोथ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, क्योंकि मैंने अभी बोला दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई क्या होता है? हीलियम एटम बट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। नंबर 2 व्हाट इज मास ऑफ अल्फा? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन? क्योंकि अल्फा के न्यूक्लियस में, मतलब अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 2। कितने न्यूट्रॉन है? 2। तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? लगभग सेम होता है ना। तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ प्रोटॉन, तो कितना हो गया? 4 मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं याद है? एटॉमिक मास यूनिट। तो कितना है अल्फा पार्टिकल का मास? 4 AMU। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग
सेम, तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, तो 4 into 1.6 into 10 raised to minus 27, तो व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 6.64 into 10 raised to minus 27 kg. व्हाट इज चार्ज, 2 times of charge on proton, तो कितना, 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19, मतलब कितना, 3.2 into 10 raised to minus 19 coulomb. Number 2, since they are positively charged particles, they are deflected by electric and magnetic fields. क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेट पॉजिटिव होता है, एक प्लेट नेगेटिव होता है, तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर दूं, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से प्लेट के पास में डिफ्लेक्ट होंगे, नेगेटिव, बिकॉज दे विल बी अट्रैक्टेड, राइट। ऊपर से चार्ज पार्टिकल है, और अगर आपको याद होगा मूविंग चार्ज पार्टिकल जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो पता है क्या होता है, क्यू वी बार क्रॉस वी बार। और अगर आपको याद होगा हमने तो साइक्लोट्रॉन में बोला ही था कि ये सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तुमने 2D शेप के बीच में रख दिया, हॉलो बॉक्सेस के बीच में रख दिया, और मैंने वहाँ ये भी हुआ था कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल यूज करते हैं हम लोग। तो अगर मेरे पास फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स है, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको उस पे ऊपर फोर्स लगाता है, क्यू वी बार क्रॉस वी बार। नंबर 3, दे आर इमिटेड विद वेलोसिटी रेंजिंग फ्रॉम c/100 to c/10। तो जब ये इमिट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर से, तो दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब दे हैव वेरी हाई वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी, c/100 to c/10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 3 into 10 raised to 8 divided by 100, मतलब 3 into 10 raised to 6, और c/10 मतलब 3 into 10 raised to 7। तो याद रखना 3 into 10 raised to 6 से लेके 3 into 10 raised to 7 मीटर पर सेकंड का उसका स्पीड होता है, सो फास्ट, हाईली एनर्जेटिक। क्योंकि हाईली एनर्जेटिक है तो उसका पेनिट्रेशन पावर भी क्या है, हाई है। ज़्यादा एनर्जी होगी तो दे कैन पेनिट्रेट थ्रू अ सब्सटेंस, राइट, उसका पेनिट्रेशन का डेप्थ भी ज़्यादा है, पेनिट्रेशन पावर इज ऑल्सो हाई। देन दे हैव हाई आयोनाइजेशन पावर। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक पार्टिकल का आयोनाइजेशन पावर, इवन दो अगर एनर्जी ज़्यादा भी है तो आयोनाइजेशन पावर हाई होगा ही, ऐसा नहीं बोल सकते। थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे सुन लो, क्योंकि ये चीज़ें तुमको हर जगह पे नहीं मिलेगी, यू हैव टू थिंक। बोल तो दिया दे हैव हाई आयोनाइजेशन पावर, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन। बेसिकली एटम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इट बिकम्स एन आयन, बेसिक आइडिया इज दैट। अब क्वेश्चन ये है कि एटम के एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना कैसे, तो उस पर हमको हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स बम्बार्ड करने पड़ते हैं। अब इसका अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा क्यों है, इसका रीज़न है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स, 2, कितने न्यूट्रॉन्स, 2। तो डू यू रिमेंबर द साइज ऑफ न्यूक्लियस, याद है क्या, R0 a raised to 1/3। तो अगर 4 न्यूक्लियॉन्स है तो साइज बड़ा होगा, राइट, साइज बड़ा है। और ये जो हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल है, जब ये मटेरियल पे जाएंगे तो कोलिजन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि साइज बड़ा है। वेरी सिंपल, रियल लाइफ में सोचोगे ना, अगर सड़क छोटी है उस पर अगर बड़े बड़े गाड़ी, बस, ट्रक चल रही है तो कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे मोटरसाइकिल चल रहे तो कम होता है। तो सिमिलर इज हियर, जब अल्फा पार्टिकल एक सब्सटेंस पे जाके बम्बार्ड होगा तो अल्फा पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से उसके कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज कोलिजन क्रॉस सेक्शन। वो मैं बताऊंगा जेई नीट में जब लगेगा तब। देन अगर एक न्यूक्लियाई एक अल्फा पार्टिकल लूज कर देता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है X, उसका मास नंबर कितना है A, उसका प्रोटॉन नंबर कितना है Z, एटॉमिक नंबर कितना है Z, मास नंबर कितना है A, एटॉमिक नंबर कितना है Z, मास नंबर कितना है A, एटॉमिक नंबर कितना है Z। क्या इमिट हुआ, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास नंबर कितना होता है 4, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2। तो A की वैल्यू कितने से कम हो जाएगी, कितने से, 4 से, तो A -4, और Z की वैल्यू कितने से कम होगी, 2 से, तो Z -2। और Y क्यों लिखा पता है, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला आपको, अगर प्रोटॉन नंबर चेंज हो रहा है तो एलिमेंट चेंज हो रहा है। तो ये इसको बोलते हो पेरेंट न्यूक्लियाई, इसको बोलते हो डॉटर न्यूक्लियाई। Y इज कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियाई एंड X इज कॉल्ड एज पेरेंट न्यूक्लियाई। Y को सन न्यूक्लियाई क्यों नहीं बोलते मेरे को नहीं पता, उसको बस डॉटर ही बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, राइट। एंड रिमेंबर
जब अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ तो मास नंबर कितने से कम हुआ? 4 से, एटॉमिक नंबर 2 से, तो A-4 एंड Z-2 प्लस अल्फा पार्टिकल एंड प्लस सम एनर्जी, ये हम सीखेंगे थोड़ी देर में सीखेंगे। तो सम एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड एंड देन, अच्छा ये क्यू वैल्यू है, क्यू फैक्टर, ये देखो, यू रिमेंबर व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? डेल्टा mc स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा m? एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व मास। तो बाइंडिंग एनर्जी को ही दूसरे तरीके से बोलने का, अब बोलोगे फिर दूसरा तरीका क्यों? बाइंडिंग एनर्जी एक सिंगल न्यूक्लियाई की होती है। बाइंडिंग एनर्जी, ये वर्ड हम सिंगल न्यूक्लियाई के लिए यूज करते हैं। क्यू वैल्यू या क्यू फैक्टर है चीज वही, लेकिन हम इसको न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियाई स्प्लिट होकर 2 बन जाएंगे, या फिर 2 न्यूक्लियाई मर्ज होके सिंगल बन जाएंगे। रिमेंबर, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियाई स्प्लिट होके क्या बन जाएगा? 2, या फिर 2 न्यूक्लियाई मर्ज होके क्या बन जाएगा? सिंगल। तो यहाँ पे बात ऐसी है ना कि इनिशियली रिएक्टेंट 2 है, मेरी प्रोडक्ट 1 है। जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मर्ज होते तो रिएक्टेंट्स आर 2 एंड द प्रोडक्ट इज 1। समटाइम रिएक्टेंट इज ओनली 1 एंड द प्रोडक्ट आर 2। लेकिन जब तुम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो, तुम सिंगल न्यूक्लियाई की बात कर रहे हो। यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियाई की बात हो रही है क्या? नहीं। इसलिए ऐसे केसेस में बाइंडिंग एनर्जी का ही नया नाम है, क्या नाम है? क्यू वैल्यू या फिर क्यू फैक्टर। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? X। प्रोडक्ट कौन कौन है? Y एंड अल्फा। और क्या इमिट हुआ? एनर्जी। बस ये एनर्जी ही क्यू वैल्यू या क्यू फैक्टर है। अच्छा एक बात बताओ, इसका मास ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है, और ये जो प्रोडक्ट है उसका मास कम है, तो व्हाट इज मास डिफरेंस? मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ अल्फा। ये हो गया तुम्हारा डेल्टा M जैसा, मास डिफेक्ट जैसा। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। हु इज द रिएक्टेंट? X, तो mx, ये मास ऑफ क्या है? रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट का मास कितना है? My प्लस m अल्फा। और ये दोनों मासेस सेम नहीं आते, आने चाहिए थे वैसे। मेरे पास अगर एक बड़ा बॉल है 10 किलो का, उसके 2 टुकड़े हो गए, एक 9 हो गया तो एक दूसरा 1 होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। एक 9 किलो है, दूसरा 0.9 किलो है, मतलब 0.1 किलोग्राम मास इज मिसिंग, मास इज मिसिंग, और मिसिंग मास कहाँ जाता है? एनर्जी। तो वही है एनर्जी, को क्या बोलते हो? क्यू वैल्यू और क्यू फैक्टर। देखो है ऐसा, मास ऑफ X विच इज रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट विच इज Y एंड अल्फा, इनटू क्या करेंगे? C स्क्वायर। जूल में चाहिए तो पक्का। अब आ जाते हैं बीटा डीके पे। बीटा डीके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अनस्टेबल न्यूक्लियस में से जब इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन इमिट होता है उसको बोलते हैं बीटा डीके। तो दे आर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स। देन सिंस दे आर चार्ज पार्टिकल, दे आर आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो दे आर आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देन दे आर इमिटेड विद स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। दे आर इमिटेड इवन फास्टर देन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का स्पीड स्लो होता है, क्यों? क्योंकि 4 टोटल, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यहाँ पे अकेला इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का मास बहुत कम है कंपेयर टू प्रोटॉन। तो दे आर इमिटेड विद 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। दे हैव मोर पेनिट्रेशन पावर कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। यस, क्योंकि इसका एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, तो ये किसी भी एक मटेरियल में ज़्यादा डेप्थ तक जा पाएगा, मोर पेनिट्रेशन पावर। लेकिन आयोनाइजेशन पावर इसका क्या है? लेस है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि छोटे छोटे चीज़ें पता होनी चाहिए। आप नॉर्मली क्या होता है, हमको लगता है कि एनर्जी ज़्यादा तो फिर आयोनाइजेशन पावर भी ज़्यादा, वैसा नहीं है। आयोनाइजेशन पावर डिपेंड करता है कोलिजन क्रॉस सेक्शन पे। इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एन अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का कोलाइड होने का चांस ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। देन अगेन सिंपल, अगर मेरे पास एक न्यूक्लियाई है X विथ मास नंबर है, एटॉमिक नंबर Z, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, कौन गया? इलेक्ट्रॉन। कौन गया? इलेक्ट्रॉन। अभी ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन बनेंगे आगे, हमको सॉल्व करने हैं। इलेक्ट्रॉन गया तो कौन गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -1। इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर -1 होता है, क्योंकि व्हाट इज एटॉमिक नंबर? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस ऑफ प्रोटॉन, माइनस ऑफ प्रोटॉन, माइनस ऑफ प्रोटॉन। माइनस ऑफ प्रोटॉन, बराबर। याद रखना एटॉमिक नंबर या Z नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन इज -1। अब यहाँ पे टोटल मास तो कॉन्जर्व होता है नहीं, क्योंकि कुछ मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, लेकिन चार्ज हमेशा कॉन्जर्व होता है। और केमिस्ट्री की बात करोगे तो फिर स्पिन कॉन्जर्व ही लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है क्या केमिस्ट्री में, कॉन्जर्वेशन ऑफ स्पिन है। सोच रहे हो, अरे तुमको 12th में है, न्यूक्लियर रिएक्शन में स्पिन भी कॉन्जर्व होता है। तो ठीक है, अभी वो आई विल नॉट गो इनटू दैट, फिजिक्स पे रहेंगे, लेकिन इतना पता होना चाहिए जब तुम रिएक्शंस लिखते हो ना, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स विच आर ऑलवेज कॉन्जर्व। उसमें से एक चार्ज कॉन्जर्वेशन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जितना चार्ज है उतना राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, -1, तो इधर क्या करना पड़ेगा, +1, क्योंकि टोटल क्या है Z, तो Z +1 -1 Z, राइट। तो यहाँ पे जो नया न्यूक्लियाई बनेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z+1, Z+1, Z+1। और थोड़ा सा समझना है तुमको, तो सीधी बात है, सीधी सी बात है। इमेजिन मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, इमेजिन, वैसे यूरेनियम की बात कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 92 एटॉमिक नंबर, इट हैज हाउ मेनी प्रोटॉन्स, बराबर, पक्का। उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर थ्रो कर दिया, उसका इलेक्ट्रॉन था क्या, नहीं, लेकिन थ्रो कर दिया, तो -1 थ्रो कर दिया। तो इधर क्या ऐड करना पड़ेगा, +1। सिंपल सी बात है, 93 -1 विल बिकम 92, करेक्ट। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जब जब इलेक्ट्रॉन 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 इमिट होता है और जब जब पॉजिट्रॉन इमिट होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो ये क्या है, -1 एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिट्रॉन का कितना है, +1, -1 और +1, -1 और +1, बराबर। तो इधर -1 है तो इधर Z+1 किया, उधर प्लस में तो क्या लिखोगे, Z-1, ये बराबर है, पक्का। जब इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो जो न्यू न्यूक्लियाई है, डॉटर न्यूक्लियाई है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z+1, कितना है। और जब पॉजिट्रॉन इमिट हुआ तो कितना है, Z-1, श्योर। अब जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और जब पॉजिट्रॉन इमिट होता है, दोनों के दोनों इमिशन में there is something called as neutrino and antineutrino. So with emission of electron and positron, in one case you have neutrino and in one case you have antineutrino, right? मैंने जानबूझ के दोनों जगह पे लिखा है न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो इंटेंशनली, रीजन ये है कि एग्जाम में भूल जाते हो, तो ये तुमको चेक करना है, इलेक्ट्रॉन इमिशन के टाइम न्यूट्रिनो आता है कि एंटी न्यूट्रिनो आता है, और पॉजिट्रॉन के बाद न्यूट्रिनो आता है कि एंटी न्यूट्रिनो आता है, बताओ क्या आता है। इसलिए इंटेंशनली खाली छोड़ दिया, ये दोनों न्यू नहीं है, एक में से एक में न्यू बार आएगा, कौन सा आएगा तुमने चेक करना, गूगल करना, सिंपल सा, गूगल करोगे व्हाट इज इमिटेड अलोंग विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो की एंटी न्यूट्रिनो। और ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए अभी से तुमको मैं बोल रहा हूँ, गो एंड चेक फॉर योरसेल्फ और कहीं पे लिख के रखो वो, सिंपल डन। अभी लास्ट टाइप का डीके, कौन सा डीके, गामा डीके। पहली बात तो गामा ये वेव्स है, ये रे है, ये फोटॉन्स है, ये चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। गामा रेज आर नॉट पार्टिकल्स बट दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब वेरी हाई एनर्जी। याद है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैंने क्या बोला था, सबसे हाईली एनर्जेटिक कौन होता है, गामा। हाईली एनर्जेटिक मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ सबसे कम, तो शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। फोटॉन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज गामा रेज। दे आर न्यूट्रल इन नेचर बिकॉज आर फोटॉन्स। फोटॉन्स पे चार्ज होता है क्या, नहीं, तो जब तुम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करोगे, मैग्नेटिक फील्ड से पास करोगे, डिफ्लेक्ट होगा क्या, नहीं, वो सीधा जाएगा। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे अफेक्ट व्हाट, दे अफेक्ट photographic plate, they affect photographic plates, they affect photographic plate. What is the meaning of affect photographic plate? रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। एक्सरे निकाला है कभी खुद का, कभी एक्सरे निकाला है, मुझे बस ये बताओ, एक्सरे प्लेट ब्लैक इन कलर होता है कि ग्रे इन कलर होता है,
ये तो सोचा ही नहीं था हमने। ये तो है ना। तो अभी जो भी होता है वो भी तुम चेक करोगे, लेकिन जैसे एक्सरे अगर हम फोटो निकालते हैं तो बेसिकली हमारे पास एक प्लेट है जिसपे जब फोटॉन्स हिट होंगे एक्सरे, जितना जितने पोर्शन पे एक्सरे एक्सपोज हुआ उतने ही पोर्शन का कलर चेंज होता है, मतलब दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। वैसे ही गैमा रेज ऑल्सो अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, राइट, एंड प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। मैंने बोला ना जहाँ जहाँ पे फोटोन हिट होगा वहाँ वहाँ पे क्या होगा, ग्लो होगा, तो दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन पावर, 1/1000 ऑफ अल्फा पार्टिकल। ए मतलब अल्फा पार्टिकल। क्यों वेरी लो आयोनाइजेशन पावर? बिकॉज दे आर फोटॉन्स। फोटॉन्स का कोलिजन क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम होता है। फोटॉन्स सिर्फ तब आयोनाइज करते हैं जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। गुड, बिकॉज दे आर नॉट पार्टिकल्स। दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, ऑफ कोर्स, because they are photons, and can pass through 25 सेंटीमीटर थिक आयन प्लेट्स। 25 सेंटीमीटर का थिक आयन प्लेट लोगे तो भी उसमें से पास हो जाएगा। दे आर डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल, मतलब जब एक तुम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे गामा फोटॉन्स इंसिडेंट करोगे तो तुमको एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। सेंट्रल मैक्सिमा, देन मिनिमा, देन सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, देन मिनिमा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। पक्का पक्का? श्योर, गुड। तो इतना था हमारा अल्फा, बीटा और गामा डीके के प्रॉपर्टीज। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिव डीके लॉ से। और रेडियो एक्टिव डीके लॉ में हमको पीपीटी से बेटर पड़ता है लिखना, क्योंकि इक्वेशन डिराइव करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो लेट अस स्टार्ट विद रेडियो एक्टिव डीके लॉ। बहुत इजी है, एक्सट्रीमली सिंपल है। ध्यान होगा तो सब इजी है, नहीं तो सब डिफिकल्ट है। तुम में से कुछ लोगों को इतनी नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन से सोए नहीं, एग्जाम चालू होगा तुम्हारा, लेकिन फिर यू हैव टू मैनेज ऑल्सो, आई अंडरस्टैंड। गुड, तो अभी ध्यान दो। व्हाट इज, पहली बात, इट शुड बी वेरी क्लियर, रेडियो एक्टिविटी का मतलब पता होना चाहिए। मैंने अभी डिफाइन किया था, मैं वापस डिफाइन कर देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो द प्रोसेस ऑफ, मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन इट्स ओन। और जो इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो, तुमको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ये वर्ड वापस आने वाला है, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। कहाँ पे तुम सीखोगे हाउ टू प्रोड्यूस लेजर लाइट, वहां पे, राइट। वहां पे और एक वर्ड आएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉर्मली ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ग्राउंड स्टेट, राइट। कभी कभी उल्टा हो जाता है, एक सब्सटेंस में ना ग्राउंड स्टेट में कम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, एक्साइटेड में ज़्यादा चले जाते हैं, उसको बोलते हो पॉपुलेशन इन्वर्जन। और जब इन्वर्टेड पॉपुलेशन होता है तो अपने आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप नीचे आने लगते हैं। कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट पे। इसको बोलते हो स्पॉन्टेनियस इमिशन। और एक होता है स्टिम्युलेटेड इमिशन। स्टिम्युलेटेड इमिशन में हम इलेक्ट्रॉन को फोर्स करते हैं, ऐसे धक्का देते हैं उसको, धक्का नहीं देते, मतलब हम उसको समहाउ फोर्स करते हैं टू गो टू इट्स ग्राउंड स्टेट, उसको बोलते हैं स्टिम्युलेटेड। तो यहाँ मैंने क्या वर्ड यूज किया? स्पॉन्टेनियस, मतलब हम कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। ये जो न्यूक्लियस है अपने आप ब्रेक होते जा रहा है, हमने कुछ किया क्या? नहीं। हम जब करेंगे तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन में जाएगा, हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे। So the process of spontaneous emission of highly penetrating particles or radiation from an unstable nuclei is known as radioactivity.
is known as radioactivity. ओके, तो ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, अभी इसके आगे से अनस्टेबल की जगह पे मैं रेडियो एक्टिव वर्ड यूज करने वाला हूँ। ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, दे ब्रेक, वो लिखने नहीं वाला मैं, दे ब्रेक एंड वाइल ब्रेकिंग व्हाट डू दे एमिट पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल? अल्फा, बीटा या फिर गामा, गामा रेडिएशन, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। अब नॉर्मली क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि जो न्यूक्लियाई बना, जिसको क्या नाम दिया था हमने, डॉटर, वो स्टेबल होता है। नॉर्मली वो भी स्टेबल नहीं होता है, नॉर्मली वो भी क्या होता है, अनस्टेबल। तो द न्यू न्यूक्लियर सो फॉर्म विच इज कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियर इज ऑल्सो अनस्टेबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उसका भी क्या होगा, डीके होगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक फाइनली क्या नहीं हो जाए, स्टेबल। रिमेंबर, पक्का। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि मेरे पास अगर एक सैंपल है, अभी वी आर कमिंग टू रेडियोएक्टिव डीके लॉ। अब यहाँ से आगे थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो ध्यान दो, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। इमेजिन मेरे पास एक सैंपल है, ये सैंपल है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है विच आर रेडियो एक्टिव। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि एक मतलब पर यूनिट टाइम, एक गिवन टाइम इंटरवल में इसमें से कितने न्यूक्लियाई, क्योंकि रेडियो एक्टिव है ना, इसको क्या होता है, डीके, तो गिवन टाइम में इसमें से कितने न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। तो रेडियो टू डीके लॉ टेल्स यू द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डीकेइंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल dt is directly proportional to the number of unchanged nuclei present at that time. ये टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज है, मैं इसको सिंपल करता हूँ। पहले समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनचेंज्ड। ये सारे न्यूक्लियर कौन है, कौन है ये, स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल, मतलब कौन है ये, रेडियो एक्टिव है। ठीक, अब मेरे पास एक सैंपल है, मान लो यूरेनियम का सैंपल है, इस सैंपल में कुछ न्यूक्लियर डीके हो गए, क्या हो गए, डीके हो गए। डीके होके क्या बनते हैं, डीके होके क्या बनते हैं, डॉटर, मतलब न्यू न्यूक्लियर। तो मान लो इसमें से कुछ डीके हो गए और वो कन्वर्ट हो गए किसमें, न्यू न्यूक्लियर में। ऐसा इमेजिन कर लो, कर लिया इमेजिन, गुड। अब क्वेश्चन ये है कि यूनिट टाइम में अगले एक सेकेंड में कितने ओरिजिनल, मतलब अनचेंज्ड, क्योंकि चेंज कौन हो रहा था, यूरेनियम। ये कौन है, मे बी सम अदर एलिमेंट, आई डोंट केयर, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। ओरिजिनल कौन है, यूरेनियम। तो हु इज अनचेंज्ड, ओरिजिनल। तो अगले एक सेकेंड में कितना डीके होगा, किसका, ओरिजिनल का। ओरिजिनल को नाम क्या दिया तुमने, अनचेंज्ड। वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, अनचेंज्ड। गुड, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मैं तुमको एक एग्जांपल से वापस समझाऊंगा। इट इज वेरी सिंपल। तो पहले तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, बाय द वे थोड़ा और समझ लो, जब डीके होता जाएगा तो जो ओरिजिनल न्यूक्लियर है, अनचेंज्ड न्यूक्लियर, उसका नंबर क्या हो रहा है, मैं अभी डीके करा दूंगा एक दो को यहां से, फिर समझेगा। नंबर कम हो रहा है, कैसा कम हो रहा है, तो किसका नंबर कम हो रहा है, ओरिजिनल का। किसका, ओरिजिनल, किसका, ओरिजिनल का, राइट। वो किस पे डिपेंड करता है, अनचेंज न्यूक्लियर। कौन से अनचेंज न्यूक्लियर है, ओरिजिनल सैंपल के। न्यू जो बने उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, नहीं तो उसको मिक्स कर दिए तो गए काम से। जो न्यू एलिमेंट बना, न्यू न्यूक्लियर बना, डॉटर बना, उसकी बात ही नहीं कर रहे हम कर रहे हैं ओरिजिनल सैंपल। किसकी, ओरिजिनल सैंपल। तो रिमेंबर, हर सेकेंड में या डीटी टाइम में कितने न्यूक्लियर डीके हो रहे हैं, लेटर से डीएन, कितने, डीएन। तो व्हाट इज रेट ऑफ डीके, dn by dt। व्हाट इज रेट ऑफ डीके, dn by dt। तो बस आपको रेडियोएक्टिव डीके लॉ यही बताता है, द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग मतलब डीकिंग, याद रखना, डिसइंटीग्रेटिंग in a given time interval dt
is proportional to the number of original, I would say, parent nuclei. Parent मतलब unchanged nuclei, जिनको अभी तक चेंज हुए नहीं, unchanged nuclei present at that time. Present at that time. ये हो गया आपका रेडियोएक्टिव डीके लॉ. ये समझेगा तो आगे इक्वेशन बनेंगे, ये नहीं समझेगा तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा. राइट, अब थोड़ा सा अच्छे से सुन लो. वन लास्ट, आई एम टेलिंग यू दिस फॉर द लास्ट टाइम. जिनका अभी भी कुछ चित्त नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, हो गया न्यू ईयर की पार्टी खत्म हो गई, यार ध्यान दो. डन. 2 दिन दे दिए थे तुमको हैंगओवर उतारने के लिए अपना, अभी ध्यान दो. गुड. अभी ऐसा है, हैंगओवर मतलब ऑफकोर्स आराम करने के लिए थोड़ा. हो गया रेस्ट, अभी ध्यान दो यहाँ पे. द आइडिया हियर इज, एग्जाम्पल लेते हैं तो बेटर समझेगा. चलो मान लेते हो मेरे पास उस टाइम पे जितना भी सैंपल है, हर एक सेकेंड में इमेजिन हर एक सेकेंड में 10% से कम हो रहा है. ज़्यादा बता रहा हूँ मैं 10% से समझने के लिए. तो मेरे पास अगर 10,000 न्यूक्लियाई थे तो 10% कितना हो गया 10,000 का? 1000. तो एक सेकेंड में कितना कम हो गया? 1000. कितना हो गया? 1000. बराबर. अब मैं 2 सैंपल लेता हूँ. एक में 10,000 है, वही सब्सटेंस है, 10,000 न्यूक्लिया है. दूसरे सैंपल में वही सब्सटेंस है, 1000 न्यूक्लिया है. दोनों का जो डीके रेट है वो कितना है? 10%. तो यहाँ पे कितने डीके हो गए 10,000 में से? 1000. और 1000 जो था उसमें से कितने? 100. राइट. तो डीके किससे ज़्यादा हुआ? जिसका ओरिजिनल क्वांटिटी ज़्यादा था. तो वही तो लिखा मैंने, the number of radioactive nuclei disintegrating in a given time interval dt is proportional to the number of parent nuclei present at that time. जितना ज़्यादा पैरेंट न्यूक्लिया, जितना ज़्यादा अनचेंज न्यूक्लिया, जितना ज़्यादा ओरिजिनल न्यूक्लिया प्रेजेंट होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? डीके होगा. तुम्हारे पास सैंपल में 1000 है तो कम डीके होने वाले हैं. तुम्हारे पास सैंपल में 10,000 है तो ज़्यादा डीके होने वाले हैं. तुम्हारे पास रेडियोएक्टिव सैंपल में 10 करोड़ है तो और भी ज़्यादा डीके होगा. राइट. तो रिमेंबर, अभी इसको हमको सिर्फ लिखना है इक्वेशन के फॉर्म में. और मैं बता रहा हूँ डीके मतलब क्या, वापस बता रहा हूँ. देखो, डीके मतलब नंबर कम होना. नंबर कम होना. किसका नंबर कम होना? पैरेंट न्यूक्लियाई का. तो अगर मैं मान लूँ कि डीटी टाइम में, स्मॉल टाइम इंटरवल में, इमेजिन स्मॉल टाइम इंटरवल में सिर्फ मैं मान लेता हूँ कि 3 से 4 या 5 न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो गए. किसमें कन्वर्ट हो गए? डॉटर में. किसमें कन्वर्ट हो गए? डॉटर में. तो टाइम इंटरवल स्मॉल है तो नंबर भी स्मॉल है. ये डीएन क्या है? दिस आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच आर गेटिंग कन्वर्टेड टू डॉटर न्यूक्लियाई. किसमें? डॉटर में. किसमें? डॉटर में. तो इसको बोलते हैं डीके रेट. और मैंने तुमको बहुत बार बोला है, रेट ऑफ डीके. फिजिक्स में रेट ऑफ लिखना मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना? टाइम. पक्का? श्योर. रेट एट विच वर्क इज डन, पावर. रेट ऑफ डीके dn by dt. It is proportional to what? It is proportional to number of nuclei present at that time. किसका नंबर? ओरिजिनल का. किसका नंबर? अनचेंज न्यूक्लियाई का. अनचेंज, क्योंकि मैंने अभी बोला जब डीके होता है तो पैरेंट किसमें कन्वर्ट होता है? डॉटर में. और डॉटर खुद भी रेडियो एक्टिव हो सकता है. हम डॉटर की रेडियो एक्टिविटी नहीं मेजर कर रहे, हम ओरिजिनल सैंपल की कर रहे हैं. उसको क्या बोलते हो? अनचेंज्ड. राइट. रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चन तुमको देंगे ऐसा कंफ्यूज करने के लिए. नहीं तो ये 2 मिनट का काम खत्म हो जाता अभी तक टॉपिक. बट ये तुमको पता होना चाहिए, ये अनचेंज मतलब ओरिजिनल, डॉटर की बात नहीं चल रही यहाँ पे. गुड. तो जब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा? एक कांस्टेंट लिखूंगा, लैम्डा. इसको पता है क्या बोलते हैं? डीके कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको? डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. हाँ, ये वेवलेंथ नहीं है, ये क्या है? डीके कांस्टेंट या फिर क्या है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. अच्छा, और एक बात बताओ, यहाँ पे विथ टाइम पैरेंट न्यूक्लियाई का नंबर कम होने वाला है कि बढ़ने वाला है? कम होने वाला है. तो यू हैव टू पुट अ माइनस साइन. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ पैरेंट इज डिक्रीजिंग. अब यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज कैसा करते हैं? पैरेंट का नंबर चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, तो किसका बढ़ रहा है? डॉटर का. तो डॉटर के लिए पता है क्या आएगा? प्लस. बस इतना ही.
राइट। ये तुम रियल लाइफ में सोचोगे, अभी तुमको बताता हूँ आगे और बताऊंगा। ये है ना, ये बाकी सारे स्पीसीज, हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जो बाकी के स्पीसीज है, एनिमल्स है, उनके लिए, बेचारों के लिए ये हो रहा है, और हमारे लिए हम ये करते जा रहे हैं। ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, उनका पॉपुलेशन डीके हो रहा है, नंबर डीके हो रहा है, राइट। दिस इज ऑल रियल लाइफ। इवन, ठीक है, आई शुड नॉट से बट आई विल से इट, कोई दिक्कत नहीं है। इवन कंट्री टू कंट्री पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स आर चेंजिंग। तो कहीं पे किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं, कहीं कम हो रहा है, बट एनीवेज दिस इज साइंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये माइनस मतलब क्या, फॉल, और प्लस मतलब क्या, ग्रोथ, राइट। देन अब you, if your maths is good, you should know this is a differential equation in variable separable form, right? You have two variables, n because n is changing and t because time of course is changing, और ये differential equation variable separable form में है। सिर्फ इसको dt को वहाँ शिफ्ट कर दो तो you have dn by n equals to minus lambda dt, and once you separate the variables, what is the next thing that we do? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो यू नीड टू इंटीग्रेट dn by n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, क्योंकि वो कांस्टेंट को बाहर रख दिया, dt, बराबर। अब इसके आगे सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं इसको इनडेफिनेट रखूं और मैं इंटीग्रेशन करने का प्लस c कर दूं, which is constant of integration, और फिर मैं c की वैल्यू फाइंड करूं by using some method। दूसरा, मैं शुरू से लिमिट डालता हूं। जब टाइम जीरो था, अभी टाइम कभी जीरो होता नहीं है, तो जीरो मतलब क्या, जब मैंने पहली बार सैंपल को देखा तब से मैं मेजरमेंट कर रहा हूं। अब मैं जब यूरेनियम की बात करूँ, यूरेनियम रेडियोएक्टिव है कि नहीं है, तो यूरेनियम के आज बना गया, वो तो करोड़ों साल से। तुमने जब देखा, हमने आज उसको फाइंड किया, समझो, तो आज से मैं टाइम गिनूंगा, तो इनिशियल टाइम कितना है, जीरो। और आज इस स्टेज पे उसका जो भी नंबर होगा, किसका नंबर, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, उसको मैं क्या बोलूंगा, N0। तो N0 हियर करस्पॉन्ड्स टू इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। आफ्टर टाइम t जो भी नंबर होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, n। क्योंकि डीके हो रहा है ना, तो कम 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 होते जा रहा है, जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई उसका नंबर कम हो रहा है। What is integration of dx by x? ln x. So it is log, natural log of n. Limit from n0 to n equals to lambda t. Limit from 0 to t. पक्का? फिर क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बराबर। इधर भी क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, गुड। तो ये आ जाएगा आपके पास, व्हाट इज लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो नेचुरल लॉग ऑफ n बाई n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। लॉग हटाना है तो क्या करेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, तो n बाई n0 इक्वल्स टू e रेज टू माइनस लैम्डा टी, तो व्हाट इज n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी, यू सी एक्सपोनेंशियली डीके। तो एक्सपोनेंशियली नंबर कम हो रहा है, ओके। देन अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है, सब इजी कुछ भी नहीं है ये, इट्स ऑल वेरी बेसिक थिंग। अब थोड़ा सा तुमको मैथमेटिक्स वापस पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियली डीके वाले जो ग्राफ होते हैं ना, एक्सपोनेंशियली डीके, एक्सपोनेंशियली कम होना, वो कभी भी जीरो इन्फिनाइट टाइम पे ही होता है। डू नॉट बिलीव मी, पुट वैल्यूज। If I put t equal to 0 initial, t equal to 0, now तो t equal to 0, e raised to minus 0 क्या आएगा, 1। तो t equal to 0 पे क्या बचा, n equal to n0, और t equal to 0 मतलब x एक्सिस की वैल्यू 0, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस, तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये 0 कब होगा, जब तुम इधर इंफिनिटी डालोगे, तब तक नहीं होगा। पुट इंफिनिटी, e raised to minus infinity मतलब 1 upon e raised to infinity। what is 1 upon e raised to infinity, 1 upon infinity मतलब क्या, 0। तो ऐसे वाले जो ग्राफ होते हैं ना,
यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक देखी है मैंने, वो ऐसा डायरेक्ट टच कर देते, नहीं होता टच, वो टच नहीं होता, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 इन्फिनिटी पे होगी। मतलब टाइम एक्सिस को टच कहाँ करेगा, इन्फिनाइट टाइम पे, इन्फिनिटी पे, तो वो ऐसा ही जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ एन वर्सेस टी। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट में, इट्स टू सिंपल। सिर्फ तुमको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। पहले तुमको पता होना चाहिए रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी में कुछ और नहीं हो रहा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली डीके होते जा रहे हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई न्यू न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो पैरेंट न्यूक्लियाई है, जो नया बना वो डॉटर न्यूक्लियाई है। हम डॉटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैरेंट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि अगर मेरे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का कुछ क्वांटिटी है, तो गिवन टाइम इंटरवल dt में कितने पैरेंट न्यूक्लियाई डीके होके डॉटर में कन्वर्ट होंगे, वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास क्वांटिटी कितना है। मैं मास के टर्म में बोलने जाऊँ तो मास कितना है, तो मास के टर्म में लिखोगे तो dm/dt प्रोपोर्शनल टू m लिखोगे। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, लॉजिकली स्पीकिंग, है ना। शक्कर में 2 किलो लाऊँ तो ज़्यादा दाने होंगे, शक्कर में आधा किलो लाओ तो कम दाने होंगे। इट इज द सेम थिंग, मोर द मास मोर इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो इसको तुम मास के टर्म में भी लिख सकते हो, जब जरूरत पड़ेगी तब वो भी लिखूंगा, फिलहाल ये ध्यान देना। तो क्वेश्चन ये था कि हर सेकंड में कितना डीके हो रहा है, मतलब dn/dt, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ पैरेंट आर डीकेइंग पर सेकंड टू डॉटर न्यूक्लियाई। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द क्वांटिटी प्रेजेंट एट दैट टाइम, तो प्रोपोर्शनल टू n। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूंगा तो मुझे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, जिसको बोलते हो डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन विद अ माइनस साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डीके हो रहा है। ओके, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मैंने वेरिएबल्स कर लिए सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम लोग करते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट, और कांस्टेंट को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया। अब जब टाइम 0 है तो इनिशियल क्वांटिटी कितना है, n0 है। टाइम t पे क्वांटिटी कितना बन गया, n, ऑफ कोर्स कम हो गया, राइट। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन dn/n इज log of n, log of n from n0 to capital N, right? So this is minus lambda t from 0 to t. So log of n minus log of n0, upper limit minus lower limit, minus lambda t. तो log of n by n0 equals to minus lambda t. तो n by n0 equals to e raised to minus lambda t. तो n equals to n0 e raised to minus lambda t. फिर हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अदर क्लियर, पक्का, गुड। अब हमको डिफाइन करना है समथिंग कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम। अब देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है, ये जो रेडियो एक्टिव सैंपल है, न्यूक्लियाई है, इसका क्वांटिटी 0 सिर्फ इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनाइट टाइम के बाद। अब तुम या मैं या कोई भी, हम जिंदा तो नहीं रह सकते ना गिनने के लिए। फाइनली 0 हो गया, राइट। और जो 0 हो गया वो है ही नहीं, क्योंकि तुमको कभी मिला ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अर्थ पे आगमन से पहले उसका यहाँ से बाय बाय हो गया। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि वो बहुत पहले बना था, तो बहुत साल, इन्फिनाइट टाइम वो रहा, उसके बाद वो गया। जैसे तुम कभी डायनासोर से मिले नहीं, इसका मतलब है थोड़ी डायनासोर था नहीं। तो ऐसे भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे जो हमको कभी मिले नहीं, कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि जब वो बने थे तब हम थे नहीं, और जब वो गए तब हम लोग यहाँ आए, तो उसके ट्रेसेस मिलना भी मुश्किल है। तो मे और मे नॉट बी, वी डोंट नो हाउ वी विल ट्रेस देम डाउन। ट्रेस कर सकते हैं बट ओनली थियोरेटिकली, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा ऐसा एलिमेंट होना चाहिए था। तो वैसा मिलना मुश्किल है अब। तो एनीवेज, तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आज की तारीख में हमको पता है, यूरेनियम, थोरियम, जो भी है ये सब, प्रॉब्लम ये है कि उसकी क्वांटिटी 0 कब होने वाली है, इन्फिनाइट टाइम, राइट। तो हम तो इन्फिनाइट टाइम तो रहने नहीं वाले, तो हम डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम इज द टाइम टेकन फॉर द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर टू डीके टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर मेरे पास इनिशियल n0 थे, तो उसका हाफ होने के लिए, n0/2 होने के लिए कितना टाइम लगा।
या मेरे पास अगर मास के टर्म में बात करूँ, मेरे पास 100 ग्राम था तो 50 ग्राम होने में कितना टाइम लगा। तो हाफ लाइफ टाइम डिफाइन ही ऐसे करते हैं हम लोग। तो जो अगला टॉपिक है वो है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम, कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ टाइम टेकन by a radioactive sample to decay to half of its initial amount, initial quantity you can say, right? एक काम करते हैं, इनिशियल क्वांटिटी जो है वो n0 मान लेते हैं, be the initial number of radioactive nuclei, और जब तुम इनिशियल बोल रहे हो दैट इज एट t इक्वल टू 0। पक्का? अब मैंने क्या बोला, हाफ लाइफ डिफाइन कैसे किया? इट इज अ टाइम टेकन फॉर द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई टू डिके टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल। तो लेट अस से एट टाइम t जो क्वांटिटी है वो ओरिजिनल का क्या हो गया, हाफ। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस टाइम t पे कितने हैं, इनिशियल के हाफ, बराबर? पक्का? बट एज यू नो, व्हाट डू यू नो, n इक्वल्स टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा t, बराबर? ये जो t है इस टाइम में क्या हुआ इस टाइम में जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई थे उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, हाफ। तो इस t का सिर्फ सिंबल चेंज करके बोल देंगे इसको t हाफ। क्या बोल देंगे? t हाफ। सिर्फ सिंबल चेंज हमारे समझने के लिए है, तो वो भी टाइम, दिस इज ऑल्सो टाइम, दैट इज ऑल्सो टाइम, लेकिन दिस टाइम इंस्टेंट हैज अ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस। इतने टाइम में क्वांटिटी हाफ हो गया, तो देयरफॉर n की जगह पे क्या लिखोगे तुम, n0/2 इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा t हाफ। पक्का? श्योर। ये और ये क्या हो गया, कैंसल। गुड। तो देयरफॉर 1/2 इक्वल्स टू 1 अपॉन e रेज टू लैम्डा t हाफ। वो माइनस को मैंने नीचे लाया तो प्लस हो गया, तो e रेज टू लैम्डा t हाफ इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। क्या आ गया, 2। e नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या करूंगा, लॉग। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे e है बेस, तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। अगर बेस 10 होता तो क्या लेते हैं, लॉग टू द बेस 10। यहाँ पे बेस 10 वाला लॉग आता ही नहीं है, तो लैम्डा t हाफ इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, बराबर? व्हाट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2? 0.693। 2.303 वो लॉग टू द बेस 10 होता है। तो लैम्डा टी हाफ इक्वल्स टू, एक काम करना, तुमको क्या चाहिए था, टी हाफ। पहले टी हाफ डिफाइन कर देते हैं। इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाय लैम्डा व्हिच इज वेरी स्पेसिफिकली 0.693 बाय लैम्डा। हो गया, डन, खत्म। ये हो गया आपका हाफ लाइफ टाइम। तो मैं हाफ लाइफ टाइम को वापस डिफाइन कर देता हूँ। पहले जब तक तुमको प्रॉब्लम नहीं समझा ना, तुमको डेफिनेशन और सब याद रखना मुश्किल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम ये है, मैं आज के दिन में मैं टोटल सब बैच मिला के चौथी बार बोल रहा हूँ, जब तक तुमको मैथ से, ग्राफ मतलब मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ सर्टेन फिजिकल प्रॉब्लम, जब तक तुमको यहाँ से समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डीके तो होते हैं, लेकिन उनका क्वांटिटी 0 होने के लिए इन्फिनाइट टाइम लगता है। मतलब मैं टोटल टाइम काउंट नहीं कर सकता हूँ कि कितने टाइम में ख़त्म हो गया। तो हमको कुछ नया तरीका सोचना पड़ता है, कुछ नए क्योंकि कंपेयर तो करना है ना। मेरे पास रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर में यूरेनियम भी है, थोरियम भी है। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि दोनों में से कौन ज़्यादा टाइम तक रुकेगा। और बाय द वे, जो ज़्यादा टाइम तक रुकेगा वो हमारे लिए कम काम का है। क्यों? क्योंकि उसका डीके स्लो हो रहा है। जिसका डीके स्लो हो रहा है उससे एनर्जी तुमको कम मिलने वाला है। जितना फास्ट डीके होगा उतना एनर्जी ज़्यादा होगा।
अगर मेरे पास एक यूरेनियम है, एक सपोज एक थोरियम का सैंपल है, दोनों में मैंने 100 ग्राम का क्वांटिटी ले लिया, 100 ग्राम। लेकिन अगर यूरेनियम का, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन में देखेंगे आगे, अगर यूरेनियम का हाफ लाइफ 500 साल का है, 500, और थोरियम का मान लो 100 साल का है, तो यूरेनियम 500 साल के बाद 100 ग्राम का 50 ग्राम हो जाएगा, और थोरियम 100 साल में आधा हो जाएगा। तो ज़्यादा फास्ट कौन डिके हो रहा है? थोरियम। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसका मतलब जो ज़्यादा फास्ट डिके हो रहा है वो ज़्यादा एनर्जी भी तो रिलीज कर रहा है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू कंपेयर टू रेडियोएक्टिव सैंपल्स। नाउ हाउ डू यू कंपेयर? तो वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। कैसे डिफाइन किया? इट इज अ टाइम टेकन बाय रेडियोएक्टिव सैंपल टू डिके टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू। पक्का? तो n0/2 होने के लिए जितना भी टाइम लगा उस टाइम को बोल देंगे t हाफ। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? n0/2। तो t को क्या बोल दिया? t हाफ। बस ये जो तुम्हारे पास रेडियोएक्टिव डीके लॉ का फॉर्मूला था, इसमें n की जगह पे क्या लिखोगे? n0/2, और t की जगह पे क्या लिखोगे? t हाफ। बस सॉल्व करते जाओगे, मिल गया इक्वेशन। पक्का? गुड, श्योर। तो इसके आगे का अभी मैं कल कंटिन्यू करूंगा, और टुमारो we will need at the most 20 minutes to wind the theory part of this chapter. Okay.